हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है शेखर गुप्ता और आप देख रहे हैं फिजिक्स संकल्पना। और बात करने वाले हैं प्रकाश के विवर्तन की। एक वीडियो हम कर चुके हैं, पढ़ा है प्रकाश का विवर्तन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, कैसे होता है और कब होता है। आज बात करने वाले हैं एकल झिर्री प्रयोग की, जिसमें हम प्रकाश के विवर्तन को देखें कैसा होता है। और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे बच्चों आपने प्रकाश के व्यतिकरण में द्विझिर्री प्रयोग पढ़ा था, ऐसे ही आप पढ़ने वाले हैं प्रकाश के विवर्तन में एकल झिर्री प्रयोग। और आज का पूरा लेक्चर हम बात करने वाले हैं एकल झिर्री प्रयोग की। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। और ये वीडियो उनको ही समझ आएगा बच्चों जिनको ये पता है कि समपोषी व्यतिकरण कब होता है, सब विनाशी व्यतिकरण कब होता है। ये आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। नहीं पता है तो मैं बीच बीच में बताता रहूँगा जब उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो बिना देरी के शुरू करते हैं और हेडिंग लगा लीजिए सब, एकल झिर्री प्रयोग। प्रकाश के विवर्तन का एकल झिर्री प्रयोग। बच्चों लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर हम कोई कागज लें, गत्ता लें और उसमें एक ब्लेड से एक निशान ऐसे कर दें, वो लाइन खींच दें, ऐसे किया मैंने उस पर। मान लीजिए ये गत्ता है और ये जो उंगलियों में मैंने दरार कर दी और उसको ऐसे करके दिखाया, तो ये चीज़ वो मैंने दिखाई, ये ऐसे करके आपको दिखाई गई है, ऐसे करके कि ये बहुत बड़ी है। वैसे ये इतनी पतली सी है मिलीमीटर में। इसको बोलते हैं बच्चों झिर्री। एक झिर्री है, इसलिए इस प्रयोग का नाम है एकल झिर्री। पिछले ही वीडियो में हमने बात की कि अगर हम इसके सामने एक पर्दा लगा दें इससे कुछ दूरी पे और यहाँ से प्रकाश डाला जाए, तो पहले हमें ये लगा था कि जितने में ये झिर्री है उसके सामने ये प्रकाश दिखाई देगा, उसके ऊपर और उसके नीचे में अंधेरा दिखाई देना चाहिए, ये हमने सोचा। लेकिन जो हमने देखा वो एक अलग ही चीज़ थी। बच्चों हुआ क्या कि इस झिर्री के सामने और इससे थोड़ा सा ऊपर और थोड़ा सा नीचे एक बहुत चमकदार हिस्सा दिखाई दिया ऐसे, जिसमें बहुत सारा प्रकाश था। इसके सामने तो चमकदार था, इससे थोड़ा सा ऊपर और इससे थोड़ा सा नीचे भी एक बहुत चमकदार पट्टी हमें दिखाई दी। और इसको बोला बच्चों हमने केंद्रीय दीप्त फ्रिंज। केंद्रीय दीप्त फ्रिंज। और आपको किताबों में लिखा मिलेगा केंद्रीय उच्चिष्ट। इसी को बोलते हैं केंद्रीय उच्चिष्ट। उच्चिष्ट मतलब यहां तीव्रता सबसे उच्च है, प्रकाश सबसे ज्यादा यहां चमक रहा है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई, इसके ऊपर हमें कुछ पट्टी और दिखाई दी ऐसे, लेकिन बीच में जगह छूटी हुई हमें दिखाई दी। यहां हमें कोई प्रकाश दिखाई नहीं दिया, यहां और यहां के बीच में। इस बीच के हिस्से को जो आपको ग्रीन बोर्ड दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं अदीप्त फ्रिंज या निम्निस्ट। इसको बोलते हैं निम्निस्ट, मतलब यहां प्रकाश की तीव्रता सबसे कम है, सबसे निम्न है। ऐसा ही यहां है। लेकिन फिर से उसके ऊपर हमें एक चमकता हुआ हिस्सा ही दिखाई दिया, इसे फिर से बोला गया उच्चिष्ट। लेकिन बच्चों अब की बार से आप केंद्रीय उच्चिष्ट नहीं बोलेंगे, क्योंकि केंद्रीय उच्चिष्ट ये है। इनको बोलते हैं बच्चों गौण उच्चिष्ट या द्वितीयक। ये पहला है या केंद्र का है, और केंद्र के अलावा जितने भी हैं उनको बोलते हैं गौण उच्चिष्ट। इसके ऊपर फिर से ये हमें यहाँ कुछ नहीं दिखाई दिया, लेकिन उसके ऊपर फिर एक पट्टी दिखाई दी जिसको बोलेंगे गौण उच्चिष्ट। ऐसे ही नीचे, और ये पैटर्न चलता जाएगा। लेकिन हम ये देख पा रहे हैं कि जो चमकदार हिस्सा है, मतलब जो दीप्त फ्रिंजें हैं, मतलब जो उच्चिष्ट हैं, उनकी चौड़ाई लगातार कम होती गई। ये हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। और इनको बोलते हैं फ्रिंजे। ये बड़े वाला हिस्सा, इसको बोलते हैं केंद्रीय दीप्त फ्रिंज या केंद्रीय उच्चिष्ट। इसके अलावा जितनी भी चमकदार पट्टियां में मिलेगी उनको बोलेंगे गौण उच्चिष्ट। गौण का मतलब होता है द्वितीयक, सेकेंडरी। और बच्चों जहां प्रकाश नहीं दिखाई देगा उनको बोलेंगे हम निम्निष्ट। और इस पूरे इस चीज को बोलते हैं विवर्तन प्रतिरूप। क्या बोलते हैं? विवर्तन प्रतिरूप। तो बच्चों आज का काम हमारा यही है, इस केंद्रीय उच्चिष्ट या केंद्रीय दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात करना और यह पता करना कि ये कहां तक फैली हुई है,
इसके अलावा ये जो हमारे उच्चिष्ट बनेंगे या ये निम्निष्ट बनेंगे, इनकी स्थिति कहाँ है, मतलब ये यहाँ से कितना ऊपर बनेंगे, आज का हमारा काम ये है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब प्रॉपर पढ़ेंगे हम एकल झिर्री प्रयोग। बहुत मजा आएगा आपको इसमें, बस थोड़ा सा अगर आपके पिछले टॉपिक क्लियर है तो ज़्यादा ही मजा आ जाएगा। बच्चों ये मैंने एक झिर्री बनाई जिसकी चौड़ाई ए है। वो झिर्री काटी ना हमने, वो बहुत छोटी सी है, एक ऐसे ब्लेड मार दिया, उसकी चौड़ाई कितनी है, ए मान लिया हमने। और इसके सामने रखा हमने एक पर्दा, इस पे लिख देता हूं कि ये क्या है, पर्दा। और ये है हमारी झिर्री। पीछे से कहीं से प्रकाश आ रहा है बच्चों, प्रकाश स्रोत रखा हुआ है यहाँ। मैंने कहा कि ये इस झिर्री का मध्य बिंदु है बिल्कुल, मतलब ये a/2 और ये भी a/2, टोटल a है तो ये हिस्सा a/2 और ये a/2। इस लाइन को, इस बिंदु को, केंद्र बिंदु को मैं मिला देता हूं पर्दे से, और यहां नाम देते हैं इसको C और इसको नाम देते हैं O, केंद्र बिंदु को। अब सुनना बच्चों ध्यान से, जैसे ही प्रकाश यहां से चला, अब प्रकाश चलता है तरंगों के रूप में। प्रकाश के विवर्तन की व्याख्या तरंग प्रकृति द्वारा ही की जा सकती है, इसलिए हम मानेंगे कि प्रकाश क्या है, तरंग है। तो बच्चों जब ये प्रकाश चलेगा तरंगों के रूप में या तरंगाग्र के रूप में, और तरंगाग्र आगे बढ़ते बढ़ते किसी टाइम इस झिर्री के पास पहुंचेगा, और जितना हिस्सा यहां होगा वो आगे निकलने की कोशिश करेगा, और जो इससे ऊपर और इससे नीचे वो टकरा के वापस चला जाएगा। ये सिंपल बातें हैं बिल्कुल। हाइगेंस का तरंग सिद्धांत ये कहता है कि जिस टाइम ये तरंगाग्र इस झिर्री के पास पहुंचेगा तो इस झिर्री का प्रत्येक बिंदु, बच्चों ध्यान से सुनना, इस झिर्री का प्रत्येक बिंदु एक नए स्रोत का कार्य करेगा। कुछ बात समझ आई? क्या समझ आई? कि प्रकाश चलता है तरंगों के रूप में, मतलब तरंगाग्र के रूप में, और ये जब तरंगाग्र इस झिर्री के पास पहुंचेगा तो इस झिर्री के अंदर जितने भी बिंदु हैं, मैंने कुछ बनाए, बहुत सारे हैं, वे सब नए स्रोत का कार्य करेंगे, मतलब इनसे निकलने वाली हैं नई तरंगे, जिनको हमने बोला था द्वितीयक तरंगिकाएं। क्लियर है मेरी बात? अब अभी हमारा फोकस सिर्फ इस बिंदु C पर है। हम देखना चाहते हैं यार इस C पे क्या होगा। हमने कहा चलो देखते हैं। बच्चों मैंने कहा अगर मैं और अच्छा समझाना चाहूँ तो मैं इस झिर्री को ना थोड़ा बड़ा करके बनाता हूँ बच्चों, जिससे आपको मजा ही आ जाए समझने में। बस ये समझ लेना कि ये जितनी बड़ी मैं बना रहा हूँ उतनी बड़ी नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए आपको बनाई गई है। ये है केंद्र बिंदु। कुछ बिंदु मैं बना देता हूँ जो नए स्रोत का कार्य करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये, और 1 2 और बना दिए मैंने, कुछ स्रोत बना दिए। तो हमने कहा यार ये है हमारा, कितनी चौड़ाई है ये A। अब इससे पिछली चीज को आप भूल जाएंगे थोड़ी देर के लिए, यहां से ध्यान देंगे। मैंने पूछा यार कि आपके पास झिर्री कितनी है, तो आपने कहा कि साफ साफ दिखाई दे रही है कि झिर्री 1 है। और मैंने पूछा प्रकाश स्रोत कितने हैं, तो कुछ का जवाब हो सकता है भाई झिर्री 1 है तो प्रकाश स्रोत भी 1 है, क्योंकि जब हमने यंग का प्रयोग पढ़ा प्रकाश के वैतीकरण में, वहां 2 झिर्री थी और हमने कहा था ये 2 स्रोत हैं। लेकिन बच्चों यहां थोड़ा सा अलग हिसाब होगा जब हम पढ़ रहे हैं एकल झिर्री। झिर्री 1 है लेकिन उसके अंदर बहुत सारे प्रकाश स्रोत हैं। झिर्री का प्रत्येक बिंदु नए स्रोत का कार्य करेगा। आप कहोगे कि ऐसे तो यंग के प्रयोग में भी करना चाहिए था, वहां 2 झिर्री थी तो एक झिर्री के पास बहुत सारे स्रोत, दूसरी झिर्री के पास भी बहुत सारे स्रोत। मैं कहा हाँ, लेकिन बच्चों वहां हम वो झिर्री ये मान के चल लेते कि सिर्फ एक ही प्रकाश स्रोत है, वो मानना पड़ेगा आपको ये बात। और यहां ये मानेंगे हम कि यहां झिर्री 1 है लेकिन प्रकाश स्रोत इसके अंदर बहुत सारे हैं,
वहां यंग के प्रयोग में झिर्री 2 थी और प्रकाश स्रोत भी 2 ही थे। एक झिर्री को केवल एक ही प्रकाश स्रोत हमने माना वहां। अब बात करते हैं कि यार यहां से ये जो तरंग चलेगी पहले वाली, जिसको मैं सीधी लाइन से दिखा रहा हूं, और सी तक पहुंचेगी। ध्यान से सुनना। मान लीजिए 10 स्रोत हैं यहां 10, तो पहले स्रोत से जो तरंग चलेगी इस, चलो ये पहला स्रोत और ये मान लेता हूं मैं 10वां स्रोत, और 10वें स्रोत से जो तरंग चलेगी क्या उसको बराबर दूरी तय करनी पड़ेगी? आपने कहा देख के ही लग रहा हमें कि हाँ भाई ये दूरी इसके बराबर है। अगर हम मैथमेटिक्स से भी ना सोचे तो हम समझ सकते हैं ये और ये बराबर है, ये दोनों में बराबर है तो ये भी बराबर होगा। हमने कहा हाँ भाई यहां से चलने वाली तरंग और यहां से चलने वाली तरंग सी तक पहुंचने में बराबर दूरी तय करती हैं। बिल्कुल क्लियर। मतलब इन दो तरंगों के बीच कोई पथांतर नहीं है, तो उन्होंने बराबर दूरी तय की। पथांतर क्या होता है? पथ का अंतर, किसने ज्यादा चला किसने कम, या तो दोनों ने चला। मतलब इस तरंग और इस तरंग के बीच पथांतर कितना है? 0। और बच्चों अगर आपने व्यतिकरण पढ़ा है तो आपको पता है कि जहां पथांतर शून्य होता है, जहां 0 पथांतर होता है, वहां होता है संपोषी व्यतिकरण और बनती है दीप्त फ्रिंज। मतलब इन दो तरंगों के बीच कोई पथांतर नहीं है। जब वे सी पर पहुंचेंगी बराबर दूरी तय करेंगे, यहां होगा संपोषी व्यतिकरण और ये दो तरंगे बनाएंगी दीप्त फ्रिंज। हमने कहा बहुत बढ़िया, लेकिन अभी तो बहुत सारे स्रोत हैं, केवल हमने तो 2 की बात की। हमने कहा चलो दूसरे स्रोत से भी प्रकाश चलाते हैं और देखते हैं क्या होता है। हमने कहा ये चली दूरी। अब यहां से दूसरा और नीचे से भी दूसरा, मतलब 9वां, यहां से दूसरा और टोटल यहां से 9वां। लेकिन अगर इधर से देख रहे आप पहला दूसरा, इधर से पहला दूसरा। मैंने कहा देख के बताओ क्या ये दूरियां भी बराबर हैं? आपने कहा यार ये और ये बराबर, ये दोनों बराबर, ये दूरियां फिर से बराबर आ गई। मतलब दूसरे स्रोत और 9वें स्रोत से चलने वाली तरंगों के बीच भी कोई पथांतर नहीं है, दोनों बराबर रास्ता तय करके चल रही है। पहली से और 10वीं से बराबर रास्ता, दूसरी से और 9वीं से। ऐसे ही तीसरी और इधर से तीसरी मतलब 8वीं। अब यहां मिल नहीं रहे हैं तो आप ध्यान में सोच लेना कि यही मिलेंगे। यहां से चौथी और यहां से नीचे से चौथी, मतलब 10, 9, 8, 7, 7वीं। ये सब तरंगे बराबर दूरी तय करेंगे। यहां की 1, 2, 3, 4, 5 और यहां की 1, 2, 3, 4, 5, ये वाली तरंग बराबर दूरियां तय करेंगे। तो आप ये कह सकते हैं कि इस बिंदु C पर ये जो तरंगे पहुंच रही हैं इनके बीच कोई पथांतर नहीं है, और जहां पथांतर नहीं होता बच्चों वहां बनती है दीप्त फ्रिंज, वहां होता है संपोषी व्यतिकरण। तो मुझे पता चला कि ये बिंदु C जो है ना, ये जो बिल्कुल सामने बैठा है केंद्र बिंदु के, यहां बनती है दीप्त फ्रिंज। तो मैंने लिख दिया कि यहां बनेगी दीप्त फ्रिंज, जिसको बोलते हैं हम केंद्रीय उच्चिष्ट। क्योंकि केंद्र के सामने बनी इसलिए इसको बोलते हैं केंद्रीय दीप्त फ्रिंज या केंद्रीय उच्चिष्ट। अब मैं आपको इसके बारे में लिखवा देता हूं, नोट्स कैसे बनाएंगे आप। तो हम लिख सकते हैं किसके लिए, देखो यहां लिखना है, हेडिंग लगाना है बिंदु C। बिंदु C की हम बात कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे झिर्री के प्रत्येक बिंदु, जैसे लिखेंगे झिर्री का प्रत्येक बिंदु नए स्रोत का कार्य करता है। ये कहां से बात आई? हाइगेंस के सिद्धांत से, का कार्य करता है। झिर्री के प्रत्येक बिंदु से चलने वाली तरंग के लिए, एक ऐसा बिंदु है, जैसे पहले के लिए कौन है? 10वां, दूसरे के लिए कौन है? 9वां।
झिर्री के प्रत्येक बिंदु से चलने वाली तरंग के लिए एक ऐसा बिंदु है, किसके पास, झिर्री के ऐसा बिंदु है जहां से चलने वाली तरंग बराबर दूरी तय करती है, बराबर दूरी तय करती है। हमने कहा बढ़िया, मतलब पहले और 10वें से चलने वाली तरंग बराबर दूरी तय करेगी, दूसरे और 9वें से चलने वाली तरंग बराबर दूरी तय करेगी। अर्थात बिंदु सी पर पहुंचने वाली के बीच कोई पथांतर नहीं है, कोई पथांतर नहीं है। और जहां पथांतर नहीं होता वहां होता है संपोषी व्यतिकरण और बनती है दीप्त फ्रिंज। अतः बिंदु सी पर दीप्त फ्रिंज बनती है, दीप्त फ्रिंज बनती है। ये था हमारा दीप्त फ्रिंज का बनना बिंदु सी पे। अब देखो कुछ बच्चों के दिमाग में बातें आ सकती है कि हमने पहले और 10वें के बीच में क्यों देखा, पहले और दूसरे के बीच क्यों नहीं देखा। पहले और दूसरे के बीच तो पथांतर होगा, आप कह रहे हो कि पहले और 10वें को देखो, ऐसा क्यों। तो बच्चों आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि चीजें हमें पहले दिखाई देती हैं। हमें क्या दिखाई दिया होगा कि यहाँ क्या बनता है, दीप्त फ्रिंज, और इस दीप्त फ्रिंज के बनने को हमें समझाना था कि ये क्यों बना, तो हमने इसको व्याख्या ऐसे की। वरना कोई इसकी व्याख्या ऐसे भी कर सकता है कि इसके और इसके बीच में पथांतर इतना है तो यहाँ अदीप्त फ्रिंज बननी चाहिए, लेकिन बनती तो सच में क्या है, दीप्त फ्रिंज। तो हमें चीजें ना पहले दिखाई दी, हमने देखा करके कि यार बीच में ना दीप्त फ्रिंज बननी बिल्कुल चमकदार, तो हमें समझाना पड़ा कि ये और ये बराबर दूरी तय कर रहा, ये और ये बराबर दूरी तय कर रहा। तो आपको माननी पड़ेगी कि पहले और 10वें को ही देखेंगे। अब हमारे दिमाग में आता है कि यार चलो ये तो पता चल गया कि सी पे बनती तो दीप्त फ्रिंज है, लेकिन ये फैली कहाँ तक है, इसकी चौड़ाई कितनी है, मतलब ये कहाँ तक है, या नीचे तक कहाँ तक है, इसके ऊपर कहाँ तक है। तो हमने कहा इसको देखने के लिए यार हम एक काम करते हैं, दिमाग लगाते हैं कि यार ये वहां तक फैली होगी जहां पहला अदीप्त बनेगा। भाई दीप्त कहां तक होगी, जहां अदीप्त शुरू हो जाएगा वहां दीप्त खत्म हो जाएगी। तो हमने कहा कि यार ऐसा करते हैं कि स्थिति निकाल लेते हैं कि दीप्त फ्रिंज कहां बनती है, अदीप्त फ्रिंज कहां बनती है, और जहां अदीप्त फ्रिंज बन जाएगी वहीं किसका खात्मा हो जाएगा, वहां कौन खत्म हो जाएगी, दीप्त फ्रिंज। तो हम निकाल लेंगे पहली अदीप्त फ्रिंज कहां बनने वाली है। तो मैं इसको साफ कर रहा हूं, आप अब इसको नोट कर लेंगे। और बात करते हैं दोबारा से, बनाता हूं मैं डायग्राम दोबारा। ये बच्चों वो एकल झिर्री, ये हमारा वो पर्दा, और ये बिंदु सी, और ये बिंदु मध्य हमारा, इसको ऐसे मिलाया। और हम बात करेंगे अब बिंदु पी की। इस बिंदु पी पे क्या होगा, सी पे तो सबको पता चल गया कि भाई दीप्त फ्रिंज बनेगी। यहाँ बात करने वाले हैं पी पे क्या होगा। कितने सारे स्रोत हैं, बहुत सारे स्रोत हैं बच्चों। ये करके मैंने ऐसे दिखा दिया। ये एक तरंग सबसे ऊपर से चलाते हैं, ये पहुंचाते हैं यहाँ पी पे। एक तरंग सबसे लास्ट से चलाएंगे, यहाँ पहुंचाएंगे, और बिंदु पी पे जाके ही मिलेगी। अब सिर्फ 2 तरंगें नहीं मिलेंगी, बहुत सारी यहाँ से भी चलेंगी, लेकिन वो मैंने नहीं दिखाई। इसको नाम दिया हमने बच्चों S1, इसको नाम दिया S2, और इसको नाम दे रखा हमने O, मध्य बिंदु। हमने क्या किया, इस बिंदु को भी यहाँ से, बिंदु O को भी यहाँ से मिला दिया, और इसको बोला कोण थीटा। ये आपने सबने यंग के प्रयोग में पढ़ रखा है, इतना सेम। ये थीटा हमें बताता है कोणीय स्थिति की, इतने ऊपर हमारा क्या बनेगा, अदीप्त या दीप्त, जो भी पी पे बनना हो। अभी हम बात करने वाले हैं अदीप्त की, तो ये बताने वाला है कि अदीप्त कितने कोण पे बनेगा यहाँ से, तो ये बताता है कोणीय स्थिति। अब मैंने आपसे पूछा बताओ
S1 से और S2 से जो तरंगे चलती हैं, S1 और S2, अब बीच वालों को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। S1 और S2 से जो तरंगे चलती हैं वो जब P पे पहुंचती हैं तो क्या बराबर दूरी तय करती हैं? आपने कहा नहीं भाई, S2 से चलने वाली तरंग ज़्यादा दूरी तय करते हैं। मैंने कहा कितनी? आपने कहा ये तो हमने पढ़ रखा पिछले वीडियो में। यहाँ से एक लंब डाल देंगे, इसको देंगे नाम M, और ये जो रास्ता है ये है हमारा पथांतर, ये इसने ज़्यादा चला। भाई S1 से जो तरंग चलती है वो P पे पहुंचेगी, S2 से जो तरंग चलती है वो P पे पहुंचेगी। किसने ज़्यादा रास्ता तय किया? S2 ने। और कितना ज़्यादा तय किया? ये S2M। तो हमने कहा कि बताओ कि पथांतर कितना है? S1 व, सुनना ध्यान से, कंफ्यूजन हो सकता है कि जब मैं बताऊंगा, S1 व S2 से चलने वाली तरंगों के बीच पथांतर। आपने कहा कि ये है S2M। और बच्चों अगर आपने पीछे वैतीकरण वाला पिछला वीडियो अच्छे से समझा तो हमने कहा था कि अगर ये कोण थीटा है तो ये कोण भी कितना होगा? थीटा। कैसा आया था? मैंने एक यहाँ लाइन खींची थी समांतर इसके, और ये कहा था कि ये बहुत छोटी है, S1 S2 बहुत पास पास है, तो ये तरंगे क्या होंगी? लगभग समांतर। और अगर ये समांतर है तो ये थीटा कोण है तो ये भी थीटा होगा। थीटा ये तो ये 90 माइनस थीटा, और ये लंब डालना 90 तो बचा थीटा। ये आप अच्छे से देख लेना, वैतीकरण वाले वहां मैंने करा रखा है। तो अगर ये थीटा है तो मैं S2M निकाल सकता हूं, और S2M आता है बच्चों, मैंने इसकी चौड़ाई कितनी मानी थी? A, चलो मैं D मान लेता हूं। तो S2M निकल के आएगा बच्चों D साइन थीटा। D साइन थीटा, पथांतर कितना आ गया? D साइन थीटा। ये S2M कैसा है वो आपको देखना पड़ेगा कि कोण थीटा है, थीटा के सामने क्या होता है? कर्ण, जहाँ कोण बनता है वो आधार, और ये 90 के सामने कर्ण। तो मुझे निकालना है ये है हमारा क्या? लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण होता है साइन थीटा, और इसकी वैल्यू है D, तो S2M आ गया D साइन थीटा। ये हमने कहा यार अब P पे ना हमें बनाना है, बिंदु P की बात करते हैं, बिंदु P, और मानते हैं कि ये जो D साइन थीटा है ना, ये जो D साइन थीटा है इसका मान लैम्डा है, कि ये जो D साइन थीटा है लैम्डा, जहां लैम्डा क्या है? प्रकाश की तरंग दैर्ध्य है। अब आप कहेंगे क्यों मानना? बच्चों उसका कारण आपको आएगा तब समझ, जब आप पूरा लेक्चर समझ लोगे। अभी मैं बता दूंगा तो कुछ नहीं पल्ले पड़ेगा। अब मान लो बस कि अभी S2M कितना है, मतलब D साइन थीटा कितना है? लैम्डा। हमने कहा चलो S1 से जो तरंग चलती है, S2 से जो तरंग चलती है, उनके बीच का पथांतर बच्चों हमने कितना मानना? लैम्डा। और क्या किया मैंने? झिर्री का नाम क्या है हमारी? S1 S2 को दो बराबर हिस्सों में बांट देते हैं। बहुत आराम से पढ़ना तभी समझ आएगा, जल्दबाजी करेंगे तो निकल जाएगा भाई। ये हमने क्या किया यार, इसके दो हिस्से कर दिए, एक ये और एक इसके नीचे, एक ऊपर का हिस्सा और एक नीचे का हिस्सा, मतलब पूरी स्लिट के हमने दो बराबर हिस्से कर दिए। अब आपको ये कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, देखना ध्यान से, ऐसा, ये 90, ये S1, ये S2, ये M और ये O मध्य बिंदु, और मैंने इसको कहा ऐसे ये वाला, और इसको मैंने कितना मान रखा? लैम्डा। S2M की वैल्यू कितनी है? S2M है D साइन थीटा, और D साइन थीटा कितना है? लैम्डा। तो ये लैम्डा, मैंने कहा तो ये कितना? आपने कहा लैम्डा बाय 2, क्योंकि दो हिस्से बराबर किए तो ये लैम्डा, तो ये लैम्डा बाय 2। नहीं ऐसे कर सकते तो आप लगा सकते हैं सिमिलर ट्रायंगल्स। सिमिलर ट्रायंगल मतलब जो आपके पढ़ते थे ना, क्या, समरूप त्रिभुज वाला। देखो ये दो कोण दोनों का बराबर है थीटा, दोनों त्रिभुज का कोण है ना ये थीटा, इसका ये कोण 90, इसका ये कोण 90,
तो ये कोण भी आपस में बराबर, ये इसके बराबर हो गया, तीनों कोण आपस में बराबर हो गए। ये दोनों का थीटा, ये 90 ये 90, तो ये बचा कितना 90 माइनस थीटा, और ये भी कितना बचा 90 माइनस थीटा। मतलब ये छोटे वाला त्रिभुज और ये पूरा बड़ा त्रिभुज एक दूसरे के क्या हैं, समरूप त्रिभुज हैं। किसे कहते हैं समरूप त्रिभुज? जिसके तीनों कोण बराबर हो आपस में, ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर। तो ये छोटे वाला त्रिभुज और बड़े वाला त्रिभुज पूरा क्या है, समरूप। तो इसका मतलब, और समरूप त्रिभुज की खासियत ये होती है बच्चों कि उसकी संगत भुजाओं के अनुपात बराबर होते हैं। संगत भुजा मतलब बड़े वाले त्रिभुज की ये भुजा जिसका नाम कितना है d, और छोटे वाले त्रिभुज की भी यही भुजा जो कितना है d/2, क्योंकि दो बराबर हिस्से की। इसका ये बड़े वाले का कितना है लैम्डा, छोटे वाले का मुझे नहीं पता तो मैंने उसको x मान लिया। d से d गया, घूम के ऊपर 2, तो यार λ/x, तो x कितना आ गया λ/2। तो हम समझ सकते हैं कि जो ये हिस्सा आया λ/2, और इतना सोचने की जरूरत नहीं है, आपको इसको वैसे भी याद रख सकते हैं कि भाई ये लैम्डा है, इसके दो बराबर हिस्से किए तो ये आएगा λ/2। हमने कहा बहुत बढ़िया। दो बराबर हिस्सों में, स्लिट को कितने हिस्सों में बांट दिया, दो बराबर हिस्सों में हमने बांट दिया। तो हमने कहा इसीलिए ये जो है ये O से लेके इसको क्या नाम दूं, N, ON, ये आ गया आपका λ/2। ये था लैम्डा और ये आ गया λ/2। अब जो बात मैं बताने जा रहा हूं बच्चों उसको ध्यान से सुनना। यही चीज हो सकती है जो आपको मतलब ऐसा लगे कि हुआ क्या, वरना कुछ इसमें भारी चीज नहीं है। जो मैं भी बताने वाला हूं वो आपको समझना अच्छे से। मैं क्या बताने वाला हूं, मैंने कहा माना ये जो झिर्री है, एकल झिर्री, एकल झिर्री में स्रोतों की संख्या, वैसे तो अनंत है, बहुत सारे हैं, लेकिन मान लिया समझाने के लिए, माना एकल झिर्री में स्रोतों की संख्या 100 है। मतलब इसमें कितने स्रोत हैं, 100, और मैंने स्लिट को बांट दिया दो हिस्सों में, समझना ध्यान से। तो एक के हिस्से में कितने आए, 50। तो प्रत्येक हिस्से में स्लिट के, झिर्री के, तो प्रत्येक हिस्से में 50 स्रोत आते हैं, 50 स्रोत आते हैं। हमने लिख दिया बढ़िया कि भाई यहां पर का कितने स्रोत हैं, 50, और यहां कितने हैं, 50। अब सुनना ध्यान से, यहां बनाता हूं। ये है भाई ये पहला स्रोत, ये दूसरा, और ये पहुंच गए हम 50, फिर ये 51, 52, और ये पहुंच गए हम 100। मैंने 100 के 100 स्रोत यहां बना के दिखा दिए, पहला, दूसरा, 50, 51, 52 और ये 100। हमने कहा कि पहले स्रोत से जो तरंग चलेगी और पहुंचेगी P पर, ये है P। हमने कहा ठीक, और यहां दूसरे हिस्से का पहला मतलब 51वां, पहले हिस्से में 50, दूसरे में 50। पहले हिस्से से जो चली है उसने दूरी तय की कुछ, हमें पता नहीं है कितनी दूरी तय की, लेकिन जो 51वें से चलेगी वो इससे λ/2 दूरी ज्यादा चलेगी। यहां से चलने वाली तरंग और यहां से चलने वाली तरंग में कितना फर्क था, लैम्डा। हमने कहा तो यहां से और यहां से चलने वाली तरंग में कितना फर्क होगा, λ/2। यहां की पहली और यहां की पहली मतलब 51वीं, यहां की पहली और यह 51, इन दोनों के बीच जो पथांतर है वो कितना है, λ/2। हमने कहा सही। फिर हमने कहा दूसरे से देखो, यहां से दूसरा और यहां का दूसरा मतलब 52वां, उनमें भी कितना फर्क, λ/2। यहां का तीसरा और यहां का तीसरा मतलब 53वां, उसमें भी कितना, λ/2। यहां का 50वां और यहां का 50वां मतलब 100वां, उसमें कितना फर्क होगा, λ/2। तो मैं ये कह सकता हूं, आपको ये माननी पड़ेगी, ये हमने समझाने के लिए कर रखा सारा काम, कि इस हिस्से में के जो 50 स्रोत हैं और इस हिस्से के जो 50 स्रोत हैं उनके बीच जो पथांतर है वो कितना है, λ/2, ना कि लैम्डा। लैम्डा तो भाई S1 से चलने वाली
और S2 से चलने वाली के बीच था। हमने कहा S1 से चलने वाली पहली, मतलब इस हिस्से से चलने वाली पहली, और इस हिस्से से चलने वाली पहली मतलब 51वीं के बीच कितना, λ/2। तो मैं यहां लिख रहा हूं दोनों झिर्रियों के संगत प्रकाश स्रोतों के बीच, अब इसका मतलब समझो कि संगत क्या है। संगत मतलब यहां का पहला, यहां का पहला, यहां का दूसरा, यहां का दूसरा, यहां का 25वां, यहां का 25वां, यहां का 50वां, तो यहां का 50वां, तो उसको बोलते हैं संगत प्रकाश स्रोत। दोनों झिर्रियों के संगत प्रकाश स्रोतों के बीच पथांतर λ/2 होगा। हमने कहा हाँ पता चल गया हमें भाई, ये टोटल कितना है लैम्डा, तो ये कितना λ/2, तो यहाँ की पहली और यहाँ की पहली कितनी, λ/2। और बच्चों जहां λ/2 का पथांतर होता है वहां कौन सा व्यतिकरण होता है, विनाशी, मतलब बनती है अदीप्त फ्रिंज। अतः बिंदु P पर अदीप्त फ्रिंज का निर्माण होगा। अदीप्त फ्रिंज का निर्माण होगा। ध्यान से सुन लो इसको, बस एक बार समझ लेना, बार बार आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें। हमने कहा कि यहां से चलने वाली और यहां से चलने वाली तरंगों के बीच λ/2 का पथांतर होगा। जहां λ/2 का पथांतर होता है वहां होता है विनाशी व्यतिकरण और बनती है अदीप्त फ्रिंज। मतलब इस बिंदु पे बनने वाली है अदीप्त, मतलब इसके नीचे सारे हिस्से में क्या है, दीप्त। और ऐसे ही बच्चों यहां से नीचे की तरफ कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे भी क्या हो बनेगी, अदीप्त। मतलब ये इस सारे हिस्से में क्या फैली हुई है, दीप्त फ्रिंज, जिसको बोलते हैं केंद्रीय दीप्त फ्रिंज या केंद्रीय उच्चिष्ट। ये सब नोट कर लीजिए। और अभी सुनेंगे यही कि पहली अदीप्त कब बनी। अतः इसके बाद लिखना प्रथम अदीप्त या जिसको बोलते हैं निम्निष्ठ, प्रथम अदीप्त के लिए हमारा जो d sin थीटा है ये कितना मानना हमने, लैम्डा। अब ये मत कहना कि λ/2, इसकी बात कर रहा हूं मैं, ये लैम्डा है तभी तो ये λ/2 है। तो हमने कहा d sin थीटा कितना हो जाएगा, लैम्डा, और sin थीटा कितना हो जाएगा, λ/d। और हमने कहा क्योंकि ये थीटा बहुत छोटा होगा, ये बार बार मैं आपको समझाता आ रहा हूं कि ये S1 S2 बहुत दूर नहीं है बच्चों, ये बहुत पास है, और ये थीटा बहुत छोटा होगा, इसलिए sin थीटा को मैं लिख दूंगा थीटा, और थीटा की वैल्यू आ जाएगी λ/d। और ये थीटा आपको बताएगा λ/d कि पहली अदीप्त फ्रिंज कितने एंगल पे बनेगी, λ/d पर। हमने कहा बहुत बढ़िया। अब यहीं से बात करते हैं केंद्रीय उच्चिष्ट जो बिल्कुल बीच में बन रहा है की चौड़ाई, केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई। और कौन सी चौड़ाई है बच्चों, ये कोणीय है। बच्चों ये कोण कितना, थीटा, और नीचे भी कोण कितना, थीटा। तो ये जो दीप्त फ्रिंज फैली हुई है ये कितने कोण में फैली हुई है, 2 थीटा में। तो हमने कहा चौड़ाई कितनी है, 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू है λ/d। तो हमें पता चला कि बीच में जो चमकती हुई पट्टी हमें दिखाई दे रही है जिसका नाम हमने केंद्रीय उच्चिष्ट बोला, उसकी चौड़ाई कितनी है, 2 λ/d। जहां लैम्डा क्या है, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य जो हमने यहां डाला हुआ है, और d क्या है, इस झिर्री की चौड़ाई। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा कि प्रथम अदीप्त कब बनेगा, जब थीटा कितना होगा, λ/d, या d sin थीटा कितना होगा, लैम्डा। और केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई कितनी आ गई, 2 λ/d। हटा रहा हूं इसको मैं। अब बात करते हैं इसी बिंदु P की। मान लीजिए बिंदु P, चलो कोई दूसरा बिंदु आप मान लेना, कि यदि मैं क्या कर दूं, d sin थीटा को 2 लैम्डा मान लो,
डी साइन थीटा को, इससे पिछले वाले में क्या माना डी साइन थीटा को, लैम्डा। अब मैं क्या करता हूं, डी साइन थीटा को कितना मान लेता हूं, 2 लैम्डा। वह झिर्री को 4 बराबर हिस्सों में बांट देते हैं। देखो क्या गजब की चीज आने वाली है। हमने कहा कि यार इसे ना अब लैम्डा नहीं मानते, इसको मानते हैं 2 लैम्डा, और इस झिर्री के करते हैं बराबर बराबर 4 हिस्से, 1 2 3 4। हमने कहा बहुत बढ़िया यार, कितने थे हमारे पास बिल्कुल स्रोत इसमें, 100 मानने थे ना हमने, तो एक के हिस्से में कितने आएंगे, 25। तो हमने कहा अतः प्रत्येक हिस्से में 25 स्रोत। अरे ये समझाने के लिए बता रहा हूं मैं कि 100 हैं तो 25 आएंगे, जिससे आप आसानी से समझ जाएं, वरना मेन तो ये है कि डी साइन थीटा बराबर 2 लैम्डा में 25 स्रोत आते हैं। वह, सुनना ध्यान से, ये कितना है 2 लैम्डा, इसका आधा कितना हो जाएगा लैम्डा, और उसका आधा कितना हो जाएगा लैम्डा बटे 2। मतलब यहां ध्यान से देखो, ये 2 लैम्डा, उसका आधा लैम्डा, और आधे का आधा लैम्डा बटे 2। मतलब ये जो पहले 25 हैं और दूसरे 25 हैं, इनके बीच पथांतर कितना होने वाला है, लैम्डा बटे 2। 25 स्रोत आते हैं, पहले 25 व दूसरे 25 संगत स्रोतों के बीच। संगत मतलब यहां का पहला और दूसरे का पहला, मतलब पहला यहां का और यहां टोटल कितना 26वां। पहले के कितने हैं 25, दूसरे में कितने हैं 25, यहां का पहला और यहां का पहला मतलब 26वां। पहले 25 व दूसरे 25 संगत स्रोतों के बीच लैम्डा बटे 2 का पथांतर है। और जहां लैम्डा बटे 2 पथांतर होता है बच्चों, वहां समझ लेना कि विनाशी व्यतिकरण होगा और बनेगी अदीप्त फ्रिंज। मतलब पहले 25 दूसरे 25 के साथ कैसा व्यतिकरण करने वाले हैं, विनाशी व्यतिकरण। और इसी तरीके से तीसरे 25 चौथे 25 के साथ विनाशी व्यतिकरण करेंगे। और बच्चों बिंदु P पे फिर मतलब अब दूसरा बिंदु मान लिया, क्या मिलने वाला है, अदीप्त फ्रिंज, और ये बनेगी दूसरी अदीप्त। जब ये लैम्डा था तो बनी थी पहली अदीप्त, ये जब 2 लैम्डा है तो बनेगी अदीप्त फ्रिंज। ऐसे ही आप लिख लेना कि तीसरे 25 और चौथे 25 के संगत स्रोतों के बीच लैम्डा बटे 2 का पथांतर है, अतः उनके बीच भी विनाशी व्यतिकरण होगा। वह बिंदु जो भी आप लोगे P के अलावा पर अदीप्त फ्रिंज का निर्माण होगा। और वो कब होगा, जब डी साइन थीटा कितना होगा 2 लैम्डा, और साइन थीटा आ जाएगा 2 लैम्डा बटे डी, और थीटा आ जाएगा 2 लैम्डा बटे डी। क्योंकि साइन थीटा को मैं क्या लिखूंगा, थीटा, कब, जब थीटा बहुत छोटा होगा। तो हमें अभी तक ये पता चला कि जो प्रथम अदीप्त है, प्रथम अदीप्त वो बनती है लैम्डा बटे डी पर। जो द्वितीय अदीप्त है वो बनेगी 2 लैम्डा बटे डी पर। अब बात वैसे ही समझाने के लिए बताते कि तृतीय कैसे बनेगी, तृतीय अदीप्त। तृतीय अदीप्त के लिए बच्चों हम इस डी साइन थीटा को मानेंगे 3 लैम्डा। कितना मानेंगे, 3 लैम्डा, और इसके हिस्से करेंगे हम 6। समझा देता हूं, देखो अब आपको सारे की जरूरत नहीं, बस यहां समझना कि स्लिट के 6 हिस्से करेंगे, 1 2 3 4 5 और 6। टोटल स्रोत कितने हैं 100। तो एक के हिस्से में कितने आ जाएंगे भाई, 6 से भाग करेंगे तो 100 को 6 से भाग करो, 6 कम 6, 6 छंग 36, ये आ जाएंगे 16.6। मान लो 16 आ गए, यहाँ के 16, यहाँ 16, यहाँ 16, यहाँ 16, यहाँ 16 और यहाँ 16। टोटल पथांतर है बच्चों 3 लैम्डा, मतलब यहां से जो चलेगी और यहां से जो चलेगी उसके बीच कितना है 3 लैम्डा। और 6 हिस्से हो गए
तो 6 हिस्सों से भाग कर दूंगा तो ये कितना आ जाएगा, लैम्डा बटे 2। मतलब यहाँ के जो 16 हैं और यहाँ के जो 16 हैं उनके बीच कितना पथांतर है, लैम्डा बटे 2। मतलब यहाँ क्या होगा, विनाशी व्यतिकरण। फिर तीसरे 16 और चौथे 16, पांचवें 16 और छठे 16 भी क्या करने वाले हैं, विनाशी व्यतिकरण। मतलब यहाँ बनेगी अदीप्त फ्रिंज, और वो तब बनेगी जब ये कितना होगा, 3 लैम्डा। और यह आ जाएगा यहाँ से साइन थीटा इक्वल्स टू 3 लैम्डा बटे डी, या थीटा इक्वल्स टू 3 लैम्डा बटे डी। तो तृतीय अदीप्त बनती है 3 लैम्डा बटे डी। पहली अदीप्त लैम्डा बटे डी, दूसरी अदीप्त 2 लैम्डा बटे डी, तीसरी अदीप्त 3 लैम्डा बटे डी। मैं कहूँगा एनवी अदीप्त कब बनेगी, तो आप कहोगे एन लैम्डा बटे डी। तो ये बताता है हमें अदीप्त फ्रिंजों की स्थिति। अगर आपको पहली निकालनी तो एन को 1 डाल देंगे, दूसरी निकालती तो 2 डाल देंगे, तीसरी निकालनी तो 3 डाल देंगे, और ये निकाल लिया हमने अदीप्त फ्रिंजों की स्थिति। इसको हटा देता हूं। अब हम बात करेंगे दीप्त फ्रिंजों की। आप कहोगे कि दीप्त फ्रिंज तो हमने देख ली। अरे भाई, वो तो हमने सिर्फ कौन सी देखी है, केंद्रीय। अभी तो हमें केंद्रीय के अलावा भी बहुत सारी फ्रिंजें मिलेंगी। S1 व S2 से चलने वाले तरंगों के बीच पथांतर कितना है, S2m। अपने उसमें देख लें डायग्राम में कितना, d साइन थीटा। अब बात करते हैं कि अगर d साइन थीटा को कितना मान लिया जाए, 3 लैम्डा बटे 2। अच्छा, हमने बात की अब तक किसकी, लैम्डा की, 2 लैम्डा 3 लैम्डा की। लैम्डा और 2 लैम्डा के बीच में आएगा 3 लैम्डा बटे 2, यह आएगा यहाँ 5 लैम्डा बटे 2, और यहाँ आएगा 7 लैम्डा बटे 2। इनकी बात हम करने वाले हैं। पहले हमने कहा कि अगर d साइन थीटा कितना हो जाए, 3 लैम्डा बटे 2, तो क्या होगा, कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं। वो ही स्लिट जिसमें कितने स्रोत हैं बच्चों, 100 स्रोत हैं। यहाँ से चलने वाली तरंग और यहाँ से चलने वाली तरंग के बीच जो पथांतर है वो कितना है, d साइन थीटा, जिसको हमने कितना माना, 3 लैम्डा बटे 2। अब इसके हम इससे करेंगे 3। अब आप सोच रहे होंगे यार ये कभी 2 हिस्से करे, कभी 3 हिस्से, कभी 4 हिस्से, क्या चक्कर है, ये मैं आपको बाद में बता दूंगा। अभी हमने पहले कितने किए थे, 2, फिर किए थे 4, फिर किए थे 6। अब कर रहे हैं 3 हिस्से, 1 2 3। यहाँ आ जाएंगे 33, यहाँ 33 और यहाँ 33, अगर हम 99 मान लें। और अगर इसके मैंने 3 लैम्डा बटे 2 के 3 हिस्से किए, तो 3 से 3 गया तो एक हिस्से में कितना आया, लैम्डा बटे 2। अब ये समझ रहे होंगे कि यहाँ के जो स्रोत हैं और यहाँ के जो स्रोत हैं उनमें कितना पथांतर है, लैम्डा बटे 2। स्लिट के 3 हिस्से किए, टोटल स्रोत है 99, मान लिया। एक के हिस्से में आएंगे 33, ये 33 और ये 33 और ये 33। इन 33 और इन 33 के बीच जो पथांतर है, मतलब यहाँ से जो चलेगा तरंग पहली, और यहाँ की पहली मतलब 34वीं, पहले में 33 दूसरे में 33, इसकी पहली होगी 34वीं। तो इनके बीच में जो पथांतर होगा बच्चों वो कितना होगा, लैम्डा बटे 2। आप समझ भी रहे होंगे कि मैं हमेशा पथांतर कितना करने वाला हूँ, लैम्डा बटे 2। जब मैंने इसको यहाँ लैम्डा मानना था तो मैंने इसके 2 हिस्से किए थे, तो लैम्डा बटे 2 हो गया था। जब मैंने इसको 2 लैम्डा मानना था तो मैं इसके 4 हिस्से कर दिए थे, जिससे लैम्डा बटे 2 हो जाए। जब मैंने इसको मानना है कितना, 3 लैम्डा, तो मैंने इसके कर दिए 6 हिस्से, 3 लैम्डा बटे 6, तो कितना आ गया, लैम्डा बटे 2। अब मैं जब इसको 3 लैम्डा बटे 2 कर रहा हूं तो मैं इसके हिस्से कितने कर रहा हूं, 3, जिससे कितना बन जाए, लैम्डा बटे 2। अब आप सोच रहे होंगे तो मैं क्या ऐसा कर लेता, 4 हिस्से कर देता इसके, तब कुछ और हो जाता, हाँ हो जाता। लेकिन बच्चों हमें ना इस घटना की व्याख्या करनी है, हमें दिखाई दे रहा है ऐसा कैसा हो रहा है, तो उसके लिए कर रहे हैं। अब यहाँ के जो 33 हैं और यहाँ के जो 33 हैं उनके बीच है पथांतर कितना, लैम्डा बटे 2। मतलब ये स्रोत और ये स्रोत मिलकर यहाँ क्या करने वाले हैं, विनाशी व्यतिकरण। आपने कहा बिल्कुल बन गया दीप्त फ्रिंज, लेकिन ये 33 तो बच ही गए। ये 33 किसके साथ विनाशी व्यतिकरण करें, अब तो कोई बचा ही नहीं। तो मतलब अब ये 33 बचे हुए क्या करेंगे, संपोषी व्यतिकरण, और बनेगी क्या, अदीप्त, वो बनेगी दीप्त फ्रिंज। हमने कहा डी साइन थीटा को कितना कर माना, 3 लैम्डा बाई 2। वह झिर्री को 3 बराबर
हिस्सों में बांट देते हैं, 3 बराबर हिस्सों में बांट देते हैं। 3 हिस्सों में बांट दिया, बहुत बढ़िया। क्या होगा अब? प्रत्येक हिस्से में, प्रत्येक 100 है ना, चलो 99 मान लेते हैं। प्रत्येक हिस्से में 33 स्रोत आते हैं, स्रोत आते हैं। लिखता हुआ समझ आ रहा होगा आपको, नहीं आ रहा तो देख लेना। वह पहले वह दूसरे हिस्से के, ये पहला और ये दूसरा, पहले वह दूसरे हिस्से के संगत स्रोतों के बीच, संगत मतलब यहां का पहला और यहां का पहला, यहां का दूसरा, यहां का दूसरा, संगत स्रोतों के बीच कितना, λ/2 पथांतर है। आप कहेंगे कैसे भाई? टोटल कितना मानना, 3λ/2। कितने हिस्से किए? 3, 3 से 3 गए तो कितना बचा, λ/2। अतः पहले वह दूसरे हिस्से के संगत स्रोत विनाशी वैतीकरण करते हैं, विनाशी वैतीकरण करते हैं, विनाशी वैतीकरण करते हैं। और क्या बनाएंगे? अदीप्त फ्रिंज। परंतु तीसरे हिस्से के, जो तीसरा हिस्सा बचा हुआ है ये वाला, 33 स्रोत क्या करेंगे? संपोषी वैतीकरण। कहां? जहां ये पूछ रहे हैं, इस बिंदु पर, जिस कुछ भी नाम आप उसको दे सकते हैं, संपोषी वैतीकरण करते हैं। और बच्चों इन्हीं 33 की वजह से बनेगी दीप्त फ्रिंज। मतलब जब d sin थीटा क्या है, 3λ/2, तो पहली दीप्त बनने वाली है। अब ये मत सोचना कि बीच में बनी हुई है वो केंद्रीय है बच्चों, वो पहली नहीं है, वो क्या बोलते हैं उसको, केंद्रीय। तो जब d sin थीटा कितना होगा, 3λ/2, मतलब sin थीटा क्या होगा, 3λ/2, या थीटा कितना होगा, 3λ/, ये d आ गया 2d, तो बनेगी बच्चों प्रथम दीप्त या प्रथम उच्चिष्ट, प्रथम दीप्त। केंद्रीय दीप्त बनती थी बीच में बिल्कुल, अब बन रही है प्रथम दीप्त। ऐसे ही बच्चों जब d sin थीटा को कर दिया जाएगा कितना, 5λ/2, तो स्लिट के करेंगे 5 हिस्से। जब 3λ/2 है तो 3 हिस्से, और 5λ/2 है तो कितने हिस्से करेंगे, 5, बचेगा कितना, λ/2, मतलब घुमा फिरा के हमें कितना लाना है, λ/2। अब इस स्लिट के 5 हिस्से हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, ऐसे 1 2 3 4 5, 100 है, इसके पास 20, इसके पास 20, इसके पास 20, इसके पास, मतलब सबके हिस्से में आ जाएंगे 20-20। ये 20 इस 20 के साथ क्या करेंगे, विनाशी वैतीकरण, क्योंकि λ/2 है। ये 20 और ये 20 करेंगे विनाशी वैतीकरण, और बचे हुए 20 करेंगे संपोषी वैतीकरण। मतलब जब d sin थीटा 5λ/2 है तो बनेगी दूसरी दीप्त 5λ/2d, मतलब थीटा कितना, 5λ/2d। ये बनी द्वितीय दीप्त, द्वितीय दीप्त, जैसे भी आप इसको लिखते होंगे, द्वितीय दीप्त। ऐसे ही आप जब d sin थीटा को क्या लिखोगे, 7λ/2, तो आप इसके 7 हिस्से करेंगे और थीटा बन जाएगा आपका 7λ/2d, और ये बनेगी आपकी कौन सी, तीसरी। ये थी दूसरी और ये तीसरी। तो nवीं दीप्त का फॉर्मूला क्या बनेगा, nवीं दीप्त का देखो, इसमें λ/2d है,
लैम्डा बटे 2d है, लैम्डा बटे 2d है, यहाँ भी लैम्डा बटे 2d है। तो पहले तो मैं लिख लेता हूँ लैम्डा बटे 2d, सारी जगह आ रही ना। प्रथम दीप्त में आया है 3, दूसरी में आया 5 और तीसरी में आया 7। तो इसको लिखूंगा मैं 2n+1, जहां n बराबर 1, 2 एकम 2 और 1 3, 2 रखूंगा तो दूसरी मिलेगी, 2 दूनी 4 और 1 5, 3 रखूंगा तो 3 दूनी 6 और 1 7, और ऐसे ही चलता जाएगा। ये फॉर्मूला हमें क्या देगा, थीटा बराबर 2n+1 लैम्डा बटे 2d दीप्त फ्रिंजों की स्थिति, जहां n बराबर 1 2 3 4 5 ऐसे रखते जाएंगे। और कौन सी स्थिति बताता है बच्चों, ये बताता है हमें कोणीय स्थितियां। तो बच्चों ये था हमारा दीप्त तथा अदीप्त फ्रिंजों की स्थिति या उच्चिष्ट व निम्निष्ठों की स्थिति। जल्दी से इसका ग्राफ मैं आपको बता देता हूं क्या होने वाला है इसका ग्राफ। जल्दी से देखते हैं। मैं यहां पर्दा बना रहा हूं भाई, और ये है आपकी केंद्रीय दीप्त, केंद्रीय उच्चिष्ट। ये तब बनती है जब थीटा कितना है 0। यहां बनेगी प्रथम अदीप्त, नीचे भी ऐसे क्या बनेगी, प्रथम अदीप्त। यहां बनेगी प्रथम दीप्त, यहां बनेगी द्वितीय अदीप्त, फिर बनेगी प्रथम अदीप्त, प्रथम दीप्त, द्वितीय दीप्त, ये आ जाएगी द्वितीय दीप्त। और सेम नीचे चलेगा, प्रथम अदीप्त, यह आ जाएगा प्रथम दीप्त, द्वितीय अदीप्त, द्वितीय दीप्त। अब बात करते हैं कब बने थे। जब थीटा बराबर 0 होता है तो बनती है केंद्रीय उच्चिष्ट। प्रथम अदीप्त बना जब थीटा है हमारा लैम्डा बटे d। ध्यान से देख लेना पीछे जाके, या आपने नोट किया हो। द्वितीय अदीप्त बनेगा जब थीटा होगा 2 लैम्डा बटे d। प्रथम दीप्त तब बना जब थीटा है हमारा 3 लैम्डा बटे 2d। देखो ये है लैम्डा बटे d और ये है 2 लैम्डा बटे d और ये है 1.5 लैम्डा बटे d। मतलब 1 और 2 के बीच में कौन आएगा, 1.5 लैम्डा। और यहाँ आएगा थीटा बराबर 5 लैम्डा बटे 2d, मतलब 2 और 3 के बीच में आएगा 2.5। ऐसे बनती हैं या ये है इनकी स्थितियां। अब कुछ सोचने वाली बात है, हमने कितने स्रोत माने थे बच्चों, 100। अच्छा जी, जहां अदीप्त है वहां तो तीव्रता 0 है, I बराबर 0। अदीप्त पे ये कितनी है 0। यहां तीव्रता सबसे ज्यादा थीटा बराबर 0 पे, क्योंकि ये तो उच्चिष्ट है। और मुझे बताओ कि ये जो केंद्रीय उच्चिष्ट बनी थी बच्चों, ये कितने स्रोतों की वजह से बनी, 100। वहां 100 के 100 स्रोतों ने क्या किया था मिलके, संपोषी वैतीकरण। तो मतलब ये जो केंद्रीय दीप्त बनी, इसकी जो तीव्रता है वो कितनों की वजह से है, 100 की वजह से। ये जो प्रथम दीप्त बनी, इसमें हमने कितने हिस्से किए थे, 3 हिस्से, और एक के हिस्से में आए थे 33। पहले 33 ने दूसरे 33 के साथ क्या किया था, विनाशी वैतीकरण, और बचे हुए 33 ने किया था संपोषी। मतलब ये प्रथम दीप्त जो बनेगी, इसकी तीव्रता केवल कितनों की वजह से है, 33। अगर 100 माने तो 33.33। ऐसा समझ सकते हैं ना। अब आपको समझ आ गया होगा कि तीव्रता दूर जाते हुए घट क्यों रही थी, 100 की वजह से तीव्रता, यहाँ 33 की वजह से। अब बात करते हैं द्वितीय अदीप्त। यहाँ 5 हिस्से किए थे और एक के हिस्से में आए थे 20। पहले 20 दूसरे 20 को खत्म कर गए, तीसरे 20 चौथे 20 को खत्म कर गए, और लास्ट के 20 ने किया संपोषी वैतीकरण। मतलब इस दीप्त फ्रिंज की जो तीव्रता है वो कितनों की वजह से है, 20 की। आप देख पा रहे लगातार घटती जा रही, 100, 33.33, 20। इसके बाद हम इसके 7 हिस्से करेंगे जब, तो एक के हिस्से में कितना आएंगे, 13, 14 आएंगे। तो फिर अगली तीव्रता कितनों की वजह से होगी, 14 की वजह से। तो इसी को बेस बना के हम ग्राफ खींचने वाले हैं बच्चों तीव्रता का। ये देखना ध्यान से, यहाँ लिख रहा हूं मैं
थीटा और यहाँ लिख रहा हूँ तीव्रता। थीटा बराबर 0, फिर थीटा कितना है लैम्डा बटे डी, फिर है 3 लैम्डा बटे 2d, फिर कितना है 2 लैम्डा बटे डी, फिर कितना है 5 लैम्डा बटे 2d। सेम इसी तरीके से बच्चों इधर लिख लेना, लैम्डा बटे डी 3 लैम्डा बटे 2d, 2 लैम्डा बटे डी, और ये आ जाएगा 5 लैम्डा बटे 2d। जब थीटा 0 है तो तीव्रता कितनी है 100, मान लेते हैं ये 100 है सबसे ज्यादा। लैम्डा बटे डी पे कितनी है 0, 3 लैम्डा बटे 2 पे कितना है 33, मतलब यहाँ पे ये 100 है तो 50 से भी आधा, मतलब यहाँ बैठेगा कहीं। और 2 लैम्डा बटे डी पर कितना 0, और 5 लैम्डा बटे डी पर कितना है 20 की वजह से, मतलब 33 से थोड़ा सा कम यहाँ ये 20। सेम बिंदु यहाँ बनाते हैं 3 लैम्डा बटे 2, ये 0, ये है सामने बिल्कुल इसके, फिर यहाँ 0 और ये सामने इसके। तो बच्चों ये जो ग्राफ बनेगा आपका, ये बनेगा कुछ ऐसा, ध्यान से तो देखना, ये इधर घटती जाएगी ऐसे, और इधर भी ऐसे ही बच्चों। ये है ग्राफ हमारा व्यतिकरण प्रतिरूप का, सॉरी विवर्तन प्रतिरूप का। व्यतिकरण में तो ये बराबर, ये नीचे जाते थे फिर बराबर आते थे, क्योंकि सबकी तीव्रता बराबर थी। उम्मीद है मैं आपको इसको समझा पाया हूँ अच्छे से। ये था एकल झिर्री प्रयोग, जिसमें हमने पढ़ा केंद्रीय दीप्त फ्रिंज या केंद्रीय उच्चिष्ट, और गौण उच्चिष्ट और अदीप्त या जिनको बोलते हैं निम्निष्ठ, उनकी स्थितियां ज्ञात करना। और ये ग्राफ आपको मैंने समझाने की कोशिश की है। तो यहाँ खत्म होता है हमारा प्रकाश का विवर्तन। इसमें आगे कुछ नहीं बचा है, थोड़ा सा किताब से पढ़ लेना अगर पढ़ना चाहते हो व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर, कि वहाँ 2 स्रोतों की जरूरत है, यहाँ केवल एक झिर्री की जरूरत है। वहाँ 2 स्रोत होते हैं, यहाँ अनंत स्रोत होते हैं। ये आपको कुछ बात करनी, वहाँ जो दीप्त फ्रिंजें बनती हैं उन सबकी तीव्रता बराबर होती थी, ये ग्राफ बराबर जाता था ऐसे। लेकिन यहाँ केंद्रीय उच्चिष्ट से दूर जाते समय तीव्रता घटती जाती है और चौड़ाई भी कम होती जाती है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहें। थैंक यू।